हाय दोस्तों, कैसे गुड इवनिंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज एक नया टॉपिक के बारे में जानते हैं। इसके पहले हम लोग जो वीडियो में पढ़े हैं वो फल के बारे में पढ़ चुके हैं। फल, सत्य फल, असत्य फल, सूखा फल, मांसन फल, जो भी फल था उसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से विस्तार से उसके बारे में हम लोग जान गए, ठीक है ना। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक होगा, स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो में इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही आप लोग को एजुकेशनल वीडियो हमेशा प्राप्त होते ही रहेगा। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्रतिदिन आने वाले नए चैप्टर और नए टॉपिक्स के साथ जो वीडियो आप लोग को नहीं मिल पाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि रोज़ वीडियो अपलोड करते ही आप लोग के पास मिल सके, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर जानेंगे। इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप कहीं मत कीजिएगा, अन्यथा समझ में अन्यथा नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जाने इसको दो पार्ट में रख लेते हैं, ठीक है ना। इधर आपका स्वपरागण हो जाएगा और इधर में आपका परपरागण हो जाएगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से जानते हैं। पहला इधर में जो स्वपरागण में पॉइंट रखते हैं, इसके बारे में कुछ पहले बताया भी हूँ। अगर यदि आप लोग को ध्यान में होगा तो स्पष्ट आप लोग इन दोनों में फ़र्क समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर यदि भूल गए हैं तो फिर भी मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये दो लिंगी होते हैं। स्वपरागण क्या होते हैं? दो लिंगी होते हैं। दो लिंगी होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं, ठीक है ना। नर मादा एक पुष्प में होते हैं, ठीक है ना। अब समझिए, या तो द्विलिंगी होते हैं तो ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है, वो ऐसा पुष्प जो इनमें नर और मादा दोनों एक ही साथ रहते हैं, ठीक है ना। नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक इसके विपरीत देखिएगा, इसमें परपरागण क्या होता है, एक ही दो लिंगी ही होते हैं, लेकिन इनमें नर और मादा दोनों अलग होते हैं, ठीक है ना। दो लिंगी होते हैं, लेकिन नर व मादा दोनों अलग होते हैं। ये तो पॉइंट आपको दोनों में मिलेगा, लेकिन ये वाला अलग अलग है। देखिए, इसमें एक ही पुष्प में, मतलब कि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों होते हैं, जबकि इस परपरागण में क्या होगा, नर और मादा दोनों अलग अलग होंगे। परपरागण का मतलब क्या मैं बताया हूँ, एक पुष्प से या संजात वाले ने दूसरे में जाकर क्या करना, परपरागण करना, ठीक है ना। तो उसी को परपरागण कहा जाता है। एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर यदि किसी भी चीज़ में अगर यदि अंतर स्पष्ट करने के लिए आए ना, तो एक वाले को, पहले वाले को याद कर लीजिएगा, और पहले वाले को याद करेंगे तो ठीक उसके विपरीत वाला ही वैसे होता है। जैसे यहाँ पर समझिए, इसमें नर और मादा एक में होते हैं, तो यहाँ पर नर और मादा दोनों अलग होते हैं। यानी एक को आप याद करेंगे तो दूसरा ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरे पॉइंट में चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो नर और मादा होता है, नर और मादा दोनों एक
एक ही साथ परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं। इसमें इस पुष्प में क्या होता है, नर और मादा दोनों एक ही साथ मतलब क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, लेकिन इसकी ठीक पर परागण क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। और दोनों अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। जो नर और मादा होते हैं वो दोनों अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। इन दोनों का समय सेम होता है। अगर यदि मान लीजिए 17 वर्ष पर दोनों परिपक्व होते हैं तो दोनों 17 वर्ष से परिपक्व हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर यदि एक 15 वर्ष पर हो गया तो एक क्या 18 वर्ष होगा। इस तरह इन दोनों में क्या है, अंतर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि इनका जो इन दोनों नर और मादा दोनों जो परिपक्व होते हैं इनमें समानताएँ यानी भिन्नताएँ होती हैं, ठीक है ना। कोई अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। जब इनमें भिन्नताएँ नहीं होती हैं, समानताएँ होती हैं। समान समय पर क्या होते हैं, ये परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें में देखा जाए तो पुंकेसर इसमें इस स्थान पर मतलब स्थित रहता है ताकि उसमें से प्राकड़ आसानी से वर्तिकाग्र पर क्या हुए, गिर सके, ठीक है ना। पुंकेसर ऐसे स्थित होता है, ऐसे स्थित होता है ताकि आसानी से वर्तिकाग्र पर गिर सके, ठीक है ना। जो पुंकेसर होता है यानी जो पराकोष होता है, तो पराकोष में क्या पाया जाता है, प्राकड़ पाया जाता है। तो वह जो प्राकड़ होता है जो प्राकोष में पाया जाता है, तो प्राकोष ऐसे होता है, मान लीजिए कि ये वर्तिकाग्र है, ठीक है ना। ये वर्तिकाग्र का मुख है और यहाँ पर वो प्राकोष ऐसे लगा हुआ रहता है ताकि वो आसानी से उसमें क्या गिर सके, ठीक है ना। इसको गिरने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना किसी की आवश्यकता पड़ती है, ये ऑटोमेटिक उसमें गिर सके, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है पुंकेसर ऐसे स्थिति में मतलब की स्थिति होता है, स्थित होता है ताकि आसानी से वर्तिकाग्र को क्या हो, गिर सके, ठीक है ना। होता है, यहाँ पर है होना चाहिए, होता है ताकि आसानी से उसमें वर्तिकाग्र पे गिर सके। अब इसमें देखिए इससे ठीक विपरीत होगा, ठीक है ना। पुंकेसर ऐसे स्थित होता है ताकि आसानी से वर्तिकाग्र पर न गिर सके, ठीक है ना। पुंकेसर आसानी से वर्तिकाग्र ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या इसको शॉर्ट करके लिख दिए हैं ताकि और भी आसान हो जाएगा। देखिए जो पुंकेसर होता है ऐसे स्थित होता है ताकि आसानी से वर्तिकाग्र पे ना पहुँच सके, ठीक है ना। वह जो यहाँ पर ये आपका मादा भाग है, ये आपको वर्तिकाग्र है ऊपर वाला। जो पुंकेसर होता है कुछ इस तरह का, मतलब कि उससे कुछ दूरी पर क्या रहता है, मतलब कि रहता है ताकि यह आसानी से उसमें गिर ना सके, ठीक है ना। और इसको प्राकड़ को लेकर के जाने के लिए किसी न किसी भी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं बहुत बताया हूँ, जो निषेचन होता है तो प्राकड़ वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, बड़े जानवरों के द्वारा भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, माध्यम है। तो उन सब माध्यमों का इसमें क्या होगा, ज़रूरत पड़ सकता है उसमें निषेचन करवाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर होगा, ये आकार में कैसे होते हैं, छोटे भी होते हैं तथा आकर्षक भी होते हैं, ठीक है ना। ये छोटे तो होते हैं, आकर्षक भी होते हैं और सुगंधित भी होते हैं।
से आकर्षित करता है सुगंधी, ठीक है ना, होते हैं। देखिए छोटे भी होते हैं, आकर्षित भी होते हैं तथा सुगंधित होते हैं। या पुष्प में क्या होते हैं, सुगंध भी होता है लेकिन आकार में छोटे होते हैं, ठीक है ना। आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इनमें सुगंध भी पाया जाता है लेकिन देखने में सुंदरता होने के कारण आकर्षित भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आकर्षित नहीं करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। जिससे रात के रानी को मैं बताया हूँ ना, उसका सुगंध कितना अच्छा है। देखिए वो रात में ही सुगंध, मतलब रात में ही सिर्फ खुलता है, लेकिन उसके पास रंग कोई नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, वाइट कलर का ही होता है, सफ़ेद कलर का ही होता है और रात में ही खिलता है। लेकिन वो सुगंध कितना है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है। अगर एक जगह इस स्थान पर यदि वो पेड़ होगा रात की रानी का, तो यहाँ के आसपास की जो मतलब जगह हम सबको उस वातावरण में अपने आप सुगंधित वातावरण क्या करेगी, वो खोल लेगी, ठीक है ना। तो ये क्या गया, ठीक है ना। अब इसमें देखा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें ठीक इसके विपरीत होंगे। देखिए इसमें छोटे थे, इसमें बड़े छोटे आकर्षित और सुगंधित सभी होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, बड़े और छोटे आकर्षित होते हैं, लेकिन वह तो हमको क्या जानना है, पुष्प छोटे आकर्षित तथा सुगंधित होते हैं। ये पुष्प होते हैं, छोटे भी होते हैं, आकर्षित भी होते हैं और देखने में खूबसूरत होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इधर इसके ठीक विपरीत होते हैं। ये जो पुष्प होते हैं, पुष्प बड़े, ठीक है ना, छोटे भी होते हैं तथा आकर्षित भी होते हैं, ठीक है ना। आकर्षित होते हैं, लेकिन ये रहते कहाँ, एक समूह में रहते हैं, समूह में रहते हैं। देखिएगा ये जो पुष्प होते हैं ना, अकेला नहीं आपको दिखाई देंगे, ये समूहों में दिखाई देते हैं। एक साथ 1 2 3 4 5 कई मतलब खिले हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, मतलब देखिए ठीक इसके सब जितने कौन से सब इधर विपरीत, इधर आप लोग याद कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आप लोग याद हो जाएगा, इसका भी इधर विपरीत ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए ऊपर वाले हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है ना। 83 में लिख देते हैं, 5 नंबर जो होगा। ये पुष्प होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इसमें कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, ऐसे पुष्प भी होते हैं, क्या होते हैं कि इसमें पुष्प नहीं खिलते हैं, ठीक है ना। पुष्प नहीं खिलते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, इस तरह के लिखते हैं, कुछ पुष्प नहीं, कुछ पौधे होना चाहिए ना, तब हो जाएगा। कुछ पौधों में पुष्प नहीं लगता है। इसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प देखने को मिलता ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें इस प्रकार की प्रक्रिया यानी व्यवस्था नहीं है। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, समझ में आ गया ना। इसको मैं बहुत इजी करके आप लोग को बताया हूँ ताकि आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग को स्पष्ट समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। बस खाली एक बार आप लोग रीडिंग कर लीजिए, बाकी आप लोग समझ में आ जाएगा। स्वर प्रागण और पर प्रागण, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग यदि लिख लिए होंगे या समझ लेंगे तो आप लोग, अब मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको फिर आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी पॉइंट्स मैं हार्ड नहीं लिखा हूँ ताकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे एक बार रिपीट कर देता हूँ, यह द्विलिंगी होते हैं लेकिन नर मादा ही एक ही पुष्प में क्या होते हैं, विराजमान होते हैं। यह द्विलिंगी होते हैं लेकिन नर और मादा दोनों अलग होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा पॉइंट, नर और मादा दोनों एक ही साथ परिपक्व होते हैं। नर और मादा दोनों एक साथ क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, जबकि इसमें अलग अलग समयों को क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, पुंकेसर ऐसे स्थित होता है ताकि वो आसानी से वर्तिकाग्र पर गिर सके, लेकिन इसमें पुंकेसर ऐसे मतलब स्थिति होता है ताकि वो आसानी से वर्तिकाग्र पर ना जा सके, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
पुष्प छोटे आकर्षित, ठीक है ना, कुछ सुगंधित भी होते हैं, कुछ इसमें पुष्प ऐसे होते हैं छोटे भी होते हैं, सुगंधित भी होते हैं और आकर्षित भी होते हैं। लेकिन इसमें देखें तो पुष्प बड़े छोटे आकर्षित तो होते ही हैं, लेकिन यह समूहों में रहते हैं, जबकि यह अकेले रहते हैं और ये समूहों में रहते हैं। इधर देखा जाए कुछ पौधे ऐसे जो इसमें पुष्प लगता ही नहीं है, और इसमें जो देखा जाए इस प्रकार की व्यवस्था है ये नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया पॉइंट्स। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आप समझेंगे जो स्वपरागण के क्या लाभ होते हैं। स्वपरागण के लाभ, तो स्वपरागण से लाभ क्या होता है, परागण को किसी माध्यम पर क्या होता है इसमें निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें देखिए लाभ क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले में क्या होगा, जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण को किसी माध्यम की जरूरत नहीं, ठीक है ना, जरूरत क्या होती है, नहीं होती है। यानी कहने का मतलब कि जब परागकोश से परागण निकल कर वर्तिकाग्र पर जाता है तो उस बीच उसको लेकर के जाने के लिए किसी भी की आवश्यकता नहीं पड़ती, न हवा की, न जल की, न कीट, न बड़े जानवर, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपने आप उसमें क्या होते हैं, वह जा कर के गिर जाते हैं, ठीक है ना, अपने आप जाकर गिर जाते हैं, किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वही कहा गया परागण को किसी माध्यम की आवश्यकता जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए तो जो लाभ होता है इसमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता नहीं होती, अधिक आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसमें अधिक ऊर्जा लगेगा तभी जाकर के उसमें निषेचन होगा, नहीं हो पाएगा, इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत भी ऊर्जा हो गया ना तो ऊर्जा की निषेचन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसीलिए कहा गया इसमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता नहीं है। 50% नहीं 20% होगा ऊर्जा, उतना ही निषेचन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट, तीसरे पॉइंट देखते हैं। जो परागण की संख्या होती है, परागण संख्या परागणों के संख्या की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। देखिए जो परागण की संख्या होती है, ऐसा नहीं जिस प्रकार मनुष्य में एक बार स्पर्म में कम से कम 10 लाख स्पर्म मतलब उसमें से निकलते हैं, तो उसमें 2 ही निषेचन करते हैं और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि परागण जो होंगे बहुत ज़्यादा संख्या में निकलेंगे तभी जाकर उसमें निषेचन होगा, अन्यथा निषेचन नहीं होगा। इसमें थोड़ा बहुत कम ही मतलब रहेगा तभी इसमें क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि परागण की जो संख्या है वो अधिक आवश्यकता नहीं है। हल्का फुल्का 2, 4, 10, 20 मतलब हज़ारों में भी रहेंगे तभी निषेचन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्वपरागण होता है वह निश्चित होता है। ये क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। मैं इसमें आप लोगों को 4 फायदा दिखाया हूँ जो स्वपरागण का लाभ होता है। स्वपरागण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें परागणों की संख्या अधिक नहीं होती है और स्वपरागण निश्चित होता है। ये 100% है कि इसमें निश्चित होगा, निषेचन तो होगा ही, ठीक है ना। इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं जिसमें निषेचन नहीं होगा। तो ये आपका क्या था, ये लाभ था स्वपरागण के, ठीक है ना। आइए अब हानि देखते हैं।
ये आपका लाभ हो गया। अब यहाँ से हम हानि देखेंगे। तो हानि में क्या हो जाएगा, अब देखिए इसमें जो हानि होता है, हानि को हम बता देते हैं। स्वपरागण में जो इसके जो बीज होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, बीज सही से मतलब कि परिपक्व यानी अच्छे नहीं होते, दुर्बल होते हैं, ठीक है ना, इसमें विकास भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब क्या हानियाँ हैं, ठीक है ना, ये जानते हैं। स्वपरागण में बीज हल्के छोटे तथा बीज हल्के छोटे तथा क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। ये स्वपरागण का जो मतलब बीज आपको मिलेगा, छोटा देखने में मिलेगा, हल्का भी होगा, ज़्यादा परिपक्व नहीं हो पाएगा, अच्छा खिल नहीं सकता है, और वो दुर्लभ मतलब छोटे छोटे मतलब कि अच्छा दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। उसको लगाने में भी मतलब कि वो सोचना पड़ेगा कि इसमें अच्छा पौधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये स्वपरागण की क्या है, हानियाँ हैं, ठीक है ना। दूसरा एक देखा जाए तो दूसरा में क्या होता है, इनकी जो मतलब कि जो पौधे होते हैं इनमें क्या होते हैं, कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। इनमें पौधों में अंतर नहीं होता, ठीक है ना। अब समझिए कोई मान लें कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई एक पौधा है जो मान लें कि इतना बड़ा है, अब उसमें जो स्वपरागण होगा तो उसका आने वाला जो संतति है वो भी इतना ही बड़ा होगा। ये नहीं कि उसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा, इसमें 5 टहनियाँ थी तो उसमें 10 टहनियाँ हो जाएंगी, इस प्रकार के नहीं। जितने इसमें थे उतने ही उसमें होंगे, जैसे छोटा था वैसे छोटा वो भी होगा, जैसे पुष्प ये पकड़ता था वैसे पुष्प वो पकड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया कि पौधों में क्या होता है कि कोई अंतर दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। और उनके जो बीज होते हैं वो छोटे हल्के दुर्लभ होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग का स्वपरागण के लाभ और हानि। अब जानते हैं पर परागण के लाभ और हानि, ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट होगा उसमें क्या होगा, आनुवंशिक को क्या करना, बढ़ावा देना। आनुवंशिक को क्या करना, बढ़ावा देना, यानी जो उसके जो बीज में बढ़ोतरी करना, जो उसके गुण होते हैं उसको क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है ना। उनमें पहले 5 फल पकड़ देते उसमें 10 फल पकड़ेंगे, पहले 10 पकड़ देते उसमें 20 पकड़ेंगे, यानी जो गुणसूत्र की संख्या जो उनमें होती है अनुसिकता को उसमें क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है ना। यानी नए नए तकनीक में क्या करना, डेवलप करते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखा जाए तो जो इनका बीज होता है, इनका बीज जो होता है स्वस्थ होता है, जो बीज होता है क्या होता है, स्वस्थ होता है। यह बीज ऐसा नहीं कि मतलब परिपक्व नहीं होता है, दुर्लभ होता है, हल्का, इस तरह की कोई बीमारी उसमें नहीं होती है। वो बीज देखने भी सुंदर लगेगा और वो बीज मोटा भी होगा और वजनदार भी होगा, ठीक है ना। उसमें से जो पुष्प निकलेगा वो अलग एक पौधा निकलेगा और उसमें फल भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट यह होगा, इसमें अच्छा किस्म का बीज क्या होता है उत्पन्न किया जा सकता है। अच्छा किस्म के बीजों का चयन किया जा सकता है। देखिएगा ना, कभी बाजार में आप लोग जाते हैं तो देखिएगा हाइब्रिड के बीज पूछते हैं कि हमको हाइब्रिड वाला ही चाहिए,
क्योंकि वो महंगा होता है, लेकिन उसमें गारंटी है कि वो पौधा बढ़िया होगा और फल भी अच्छा देगा, ठीक है ना। तो वही कहा गया है कि इनमें जो अच्छा किस्म में बीजों में क्या चयन किया जा सकता है, उनमें से अच्छे जो बीज होते हैं उनको हम चयन कर सकते हैं कि ना हमको यही वाला बीज चाहिए, ये अच्छा है, ये फल अच्छा होगा, ठीक है। दुकानदार बताता नहीं ये लगाइएगा, इसमें इतना फल निकलता है, इसमें इतना फल निकलता है, सब लाभ लाभ, ठीक है। तो उसी को कहा गया अच्छे किस्म के बीजों को क्या करना, चयन करना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए तो जो नेक्स्ट लाभ होगा वो इनका जो प्रजाति होता है, इनकी जो प्रजातियाँ होती हैं वह वातावरण के अनुकूलन, ठीक है ना। इनकी जो प्रजातियाँ होती हैं वो वातावरण का अनुकूलन होती है। वातावरण का मतलब देखिए, आप लोग जब भी सब्जी का मतलब बीज खरीदने के लिए जाते हैं तो देखिएगा बोलते हैं कि मतलब ये बरसात का समय का बीज है तो यही हमको दे दीजिए, क्योंकि बरसात के समय में लगाना है, ये गर्मी के दिन में लगाना है तो ऐसा वाला हमको बीज दीजिए। तो मौसम के हिसाब से उस मौसम जो होता है उसके साथ मिल करके चलने वाला बीज भी इसमें क्या होता है, मिलता है, यानी उपयोग में लाया जा सकता है। और उसमें हमेशा उस वातावरण के साथ वो क्या मतलब कि मिला हुआ रहता है वो बीज। देखिएगा ठंडा के दिन में ठंडा वाला बीज लगाते हैं तो कितना बढ़िया होता है, गर्मी में लगा दीजिएगा ना, क्या होगा, नहीं होगा, होने के जब निकलने के लिए पौधा निकलेगा लेकिन सूख जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया कि वातावरण के साथ उसके जो बीज होते हैं अनुकूलन उसके साथ मिले हुए रहते हैं, ठीक है ना। इस वातावरण में यह बीज लगेगा और इस वातावरण में यह बीज लगेगा, ठीक है। आई होप यह मतलब क्या है आपका परागण के मतलब कि पर परागण क्या है, लाभ। अब यही तो देख लेते हैं इनकी हानियाँ क्या होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम हानियाँ लिख देते हैं, हानि यहाँ पर हम समझ लेते हैं आपका लाभ हो गया, यहाँ पर क्या है, ये आपका लाभ है। अब यहाँ से हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, हानियाँ, ठीक है ना। सदैव बीज संकर होते हैं, सदैव के बीज क्या होते हैं, संकर होते हैं। बशर्ते फर्क यही होता है कि आप लोग देखे होंगे इनकी जो बीज होती हैं कभी खरीदने जाने से ये पता चलता है कि 100 में 74% इसमें उपजाऊ होगा, 84% उपजाऊ होगा। ये जो परसेंटेज में दिया रहता है उसी संकर, यानी वो बीज में गारंटी तो रहता है लेकिन उसमें कुछ ऐसे बीज होते हैं ताकि वह बीज निकल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा वो क्या रहते हैं, बीज कुछ उनके साथ मिक्सचर रहते हैं, ठीक है ना। जिनको बीज मतलब हम खरीद के लाते हैं उसमें से कम कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मतलब कि न जान सकते हैं, और जानते भी हैं तो मतलब फल अच्छे नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इनकी हानियाँ हैं तो वह देखा जाए, जो नेक्स्ट इनकी हानियाँ इनकी क्या है, प्रजातियाँ को क्या किया जाता है, इनकी जो प्रजातियाँ हैं यह ख़त्म हो जाती हैं। जो शुद्ध इनकी जातियाँ होती है क्या ख़त्म हो जाती हैं। जाति खत्म होना, देखिएगा पहले आम का एक पौधा था, वह पौधा में आम बहुत छोटे छोटे लगते थे, ठीक है ना। तो जब उसका बीज हम हाइब्रिड कर दिए, उसमें हम क्या परिवर्तन कर दिए, तो जब उस परिवर्तन किए हुए बीज को जब हम लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, वह जो फल निकलेगा वह बड़ा बड़ा निकलेगा, और वो जो पहले वाला प्रजाति था छोटे छोटे फल वाला आम, उसकी प्रजातियाँ खत्म हो जाएंगी। उसी को कहा गया है कि जाति खत्म होना, यानी जो उसकी पहले वाली जो संरचना थी जाति की वो क्या हो गई, वो खत्म हो गई। अब नए वाला जो संलय हुआ वो एक नया पीढ़ी में उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। उसी को कहा गया तो पिछले वाली जाति को क्या करना, खत्म कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट जो देखा जाता है ये आपका जो पर परागण होता है, जो पर परागण हुआ वो अनिश्चित होता है। वो अनिश्चित होता है, ऐसा नहीं कि उसमें 10 है तो 10 निश्चित होगा, उससे अधिक नहीं हो सकता है। इस तरह पहले हम लोग पढ़े थे स्वपरागण में, उसमें निश्चित था कि 10 होगा तो 10 से होगा, 20 होगा तो 20 से होगा, 50 होगा तो 50 से होगा, उसमें 100 नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा,
अगर यदि इसमें कम से कम लाखों में एक साथ में होते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें आप लोग आम का पेड़ देखते हैं या जामुन का, उसमें एक बार उस पर पुष्प एक बार मोजर लगता है, एक बार में ही क्या होता है उसमें फल पकड़ते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार गेहूँ है, गेहूँ में एक बार पुष्प लगेगा, एक बार में फल पकड़ेगा। उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, अनिश्चित मतलब उसमें पर परागण होते हैं, ताकि एक बार में फल उतना पकड़ते हैं। लेकिन स्वपरागण में निश्चित होते हैं कि 10 पकड़ेंगे तो 10 को पकड़ेंगे, बेसी नहीं, ये कहूँ बेसी नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना। तो ये था पर परागण के लाभ और ये हानियाँ थी, ठीक है ना। आई होप कि मतलब कि लाभ और हानियाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्वपरागण में और पर परागण में क्या अंतर होता है, और स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण के हानियाँ, पर परागण के लाभ, पर परागण के हानियाँ, ये सब आज कंप्लीट करा दिए। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जो बाकी जो टॉपिक्स बचा है उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।